अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मेरान यूनिवर्सिटी के पेपर एक्सप्लेन किए, फिर मैंने एमकेट का पेपर एक्सप्लेन किया, तो कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि आप एनईडी यूनिवर्सिटी के पेपर भी एक्सप्लेन करें। तो आज हमने एनईडी यूनिवर्सिटी का पेपर लिया है 2007 का, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉल इज़ the height of 80 meter, find the time taken by ball to reach ground। डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है और ये हमसे टाइम पूछ रहा है, तो इसलिए हम हाइट 80 मीटर कंसीडर करेंगे। टाइम हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ की है मोशन की, तो वी आई जब हम 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। जी का वैल्यू हमने 10 कंसीडर किया है। ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 160 हो जाएगा। अब 160 के साथ 10 डिवाइड करेगा तो 16 हो जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो t = 4 होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड इन 1932। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, साउंड वेव्स आर ऑलवेज। साउंड वेव्स जो होती हैं वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, द डिवाइस विच चेंजेस अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है, ये रेक्टिफायर हम इसको कहते हैं। रेक्टिफायर के ऊपर मेरा एक लेक्चर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 5, a piece of wire cut into 4 equal parts and pieces are bundled side by side। side by side कहते हैं पैरेलल को, end to end कहते हैं सीरीज़ को। to form thick wire loop to the original wire, the resistance of the bundle is। अब देखें, सबसे पहले हमने वायर को 4 हिस्सों में काटा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी। फिर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में जब इक्वल रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो जितने रेजिस्टर्स होते हैं उतने टाइम से रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास 4 पार्ट्स है, इसका मतलब है मज़ीद जो हमारी रेजिस्टेंस है 1/4 हो जाएगी। 1/4 पहले इक्वल जो है पार्ट्स में कट करने की वजह से होगा, और दूसरा 1/4 जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से होगा। 1/4 और 1/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस 16 टाइम्स कम हो जाएगी। का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा टेक्निकल है और इसकी मैं हिंट भी बताऊंगा। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज़ यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज विच इज़ ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब एक बात याद रखिएगा, जब कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है तो हम कहते हैं अगर आपको ट्वाइस साइज़ की रियल इमेज चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे 1.5 f पे। f फोकल लेंथ को कहते हैं। अगर आपको इरेक्ट मीन्स वर्चुअल इमेज चाहिए तो आपको रखना पड़ेगा 0.5 f पे। इस न्यूमेरिकल में हमसे इरेक्ट पूछ रहा है और ट्वाइस साइज़ की, तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 0.5 f पे। तो फोकल लेंथ हमें 20 दी गई है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर पे। तो इसकी राइट चॉइस जो होगी वो बी होगी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द apparatus used to compare the EMF of 2 cell is। 2 सेल का अगर हमें EMF कंपेयर करवाना है, ये चैप्टर नंबर 15 में हम डिस्कस करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ। तो ट्रांजिस्टर के ऊपर भी मेरा लेक्चर बना हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल सकता है। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट, तो ट्रांजिस्टर के पास 2 जंक्शन होते हैं, इसलिए और 2 जंक्शन और 3 लेयर्स। बहरहाल यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही होगा 2 जंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल क्वांटिटी टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी। ये फर्स्ट ईयर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 5 से। वो क्वांटिटी जो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करती है उसको हम टॉर्क कहते हैं, इसका ऑप्शन डी होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, when image of distance object is formed in front of retina of eye, the abnormality of eye। जब आई में इमेज रेटिना के आगे बनती है तो हम इसको कहते हैं मायोफिया, और मायोफिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं। मतलब कहने का ये होता है कि मायोफिया में बंदा नज़दीक वाली चीज़ों को देख सकता है पर दूर वाली चीज़ों को नहीं देख सकता।
इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ये चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड का फार्मूला जानते हैं 2 पाई रेडिकल एल अपॉन जी, और टाइम पीरियड को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2 पाई का रेसिप्रोकल 1/2 पाई, एल अपॉन जी का रेसिप्रोकल जी अपॉन एल। तो इसकी सही चॉइस जो होगी वो डी होगी। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। एन एसी जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड टू डीसी जनरेटर बाय रिप्लेसिंग द स्लिप रिंग्स बाय तो आपको पता है चैप्टर 14 में आपने पढ़ा होगा कि एसी जनरेटर को जब डीसी जनरेटर करना पड़ता है तो हम स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग के साथ रिप्लेस करते हैं, और उन स्प्लिट रिंग्स को टेक्निकली कम्यूटेटर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट एंटीनोड। तो दो एंटीनोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा लैम्डा अपॉन 2। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन दी। तो न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है ये बेस्ड इस बात पे है कि लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर जो है पाथ पे ट्रेवल करती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एटम इज़ नेगेटिवली चार्ज। एटम नेगेटिवली चार्ज तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे होगा गेन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16, वन एंड ऑफ मेटल रॉड इज प्लेस इन बर्निंग फ्लेम, वेरी सून द अदर एंड बिकम हॉट, दिस इज़ ड्यू टू। तो मेटल का अगर हम एक एंड फ्लेम में रखते हैं तो दूसरा एंड उसका हॉट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एटम टू एटम हीट फ्लो होती है, यानी कंडक्शन की वजह से होता है। मेटल्स में कंडक्शन होती है क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। विच आइसोटोप ऑफ नेचुरल यूरेनियम अंडरगोज फिजन रिएक्शन विथ सिलो न्यूट्रॉन। तो ये यूरेनियम 92-235 होता है। इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस व्हेन पीएन जंक्शन इज। तो ये भी इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर बना हुआ है। तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट रिड्यूस हो जाएगी जब हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड व्यास होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, इसी चैनल पे होगा। ये फॉरवर्ड व्यास होगा, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटरी मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेशन करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टिंग डाउनवर्ड, देन फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। अब आप समझें, आपको 3 डायमेंशन समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ईस्ट और वेस्ट होता है, अगर हम ईस्ट को आई कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेस्ट को हम -i से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम नॉर्थ को जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साउथ को -j से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम अप को k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डाउन को -k से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वेलोसिटी जो है वो हमारी वेस्ट में है, इसलिए -i रखेंगे हम, क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो v क्रॉस b से मिलेगा। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको पता है साउथ में है, साउथ में नहीं है बल्कि वो डाउनवर्ड है, इसलिए मैंने -k लिखा है। माइनस इंटू माइनस वैसे ही प्लस हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के रूल पे। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस की साइन आएगी, तो हम i क्रॉस k कर रहे हैं। i क्रॉस k करेंगे तो हमें j मिलेगा, पर यहाँ पे j हमें माइनस में मिलेगा। j माइनस में मिला, इसका मतलब है फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो साउथ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी चॉइस बी होगी।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एट द एंड ऑफ कार्नो साइकिल द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये चैप्टर नंबर 11 में है। कार्नो साइकिल जो है वो एक किस्म की साइकिल है, और जब साइकिल कंप्लीट होती है तो सारे वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इक्वलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, तो इसका चॉइस ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंप्यूट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मैं आपको ऊपर भी बता के आया हूँ। अब हमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि हमें रियल चाहिए या वर्चुअल चाहिए, तो हम दोनों कंडीशन लगाएंगे। रियल के लिए 1.5 होगा और वर्चुअल के लिए 0.5 होगा। बहरहाल एक हमारा ऑप्शन आ गया 30 सेंटीमीटर, एक आ गया 10। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 10 है ही नहीं, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन जो होगा वो 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वन कंप्लीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड। तो इसको हम रिवोल्यूशन भी कहते हैं, का ऑप्शन बी होगा, सी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज़ सीन डेट देयर इज़ नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में कोई भी जो है वो एनर्जी फ्लो नहीं होती है, इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा पेपर था ये कंप्लीट हमने एक्सप्लेन कर लिया। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई और पेपर हम अपलोड करेंगे।